नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है जो कि बताती है कि जंग क्यों होती है, कैसे होती है और उससे होने वाले नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, और इन सब को बहुत व्यवस्थित तरीके से बताती है। इस फिल्म की कहानी तो लाखों करोड़ों लोगों की है, लेकिन फिल्म मुख्य रूप से पॉल नामक एक चरित्र को हमारे सामने रखती है। हर लोगों की तरह पॉल के भी बहुत सारे सपने हैं, इच्छाएं हैं। तो आइए इस फिल्म की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि पॉल कैसे इस जंग में आया और अंततः उसके साथ क्या हुआ। फिल्म की शुरुआत बहुत ही सन्नाटे और सचमुच बहुत शांति से होती है, जिसमें हम दूर तक फैला हुआ मैदान देखते हैं, जिसके अंत में छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी दिखती हैं। सन्नाटे से भरे जंगल दिखते हैं, जानवर दिखते हैं जो बहुत ही डरे सहमे एक दूसरे से सटे हुए लेटे हैं। इसी शांति को बरकरार रखते हुए हमें मरे हुए लोगों से भरा एक मैदान दिखता है, जिसमें तमाम लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं ताकि अगर कोई जिंदा बचा हो तो वो भी मर जाए। यहाँ से कैमरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, गोली, तोप और बारूदों की आवाज़ें तेज होती जाती हैं और हम एक बम फटने के साथ आर्मी की उस खंदक में पहुंच जाते हैं जहां से आर्मी के लोग छुपकर गोलियां चलाते हैं। उस खंदक में लगातार आर्मी को बाहर निकाला जा रहा होता है कि बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला करें, ऐसा उनके ऑफिसर लगातार बोल रहे होते हैं। दुश्मन सैनिक से लड़ने के लिए जो बटालियन निकल रही होती है, उसमें हम देखते हैं कि एक सैनिक डरा डरा बाहर निकलता है जो गोलियां चलाता है, और जब गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो अपना कुल्हाड़ी जैसा हथियार निकाल कर दुश्मन की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ से कट होकर फिल्म जहाँ पहुँचती है उससे ये पता चलता है कि युद्ध जो है वो लगातार 3 सालों से चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में जो सैनिक मारे जा रहे हैं उनका क्या हो रहा है और नए सैनिक कैसे लाए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रकों में भर भर कर सैनिकों की लाशें लाई जा रही होती हैं और इन सैनिकों के जूते, वर्दी, कैप सब उतारे जा रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उन मरे हुए सैनिकों को इकट्ठा दफनाया जा रहा है और जो वर्दी उतारी गई थी उसको ट्रकों में लाद कर धुलने के लिए ले जाया जाता है। धुलने के बाद फटी वर्दियों की फिर से सिलाई होती है और उनमें लगे पुराने नामों के टैग को हटाया जाता है। फिल्म बताती है कि ये युद्ध का 3रा साल चल रहा है। वर्दी के तैयार हो जाने पर उसको लाद कर उत्तरी जर्मनी ले जाया जाता है। उत्तरी जर्मनी जहां नए सैनिकों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। वहां पर पॉल नाम का एक लड़का भी भर्ती होने के लिए आता है, जिसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो फौज में जाए, लेकिन दोस्तों के तंज कसने पर वो अपने पिता का फर्जी सिग्नेचर बनाकर भर्ती हो जाता है। फौज में भर्ती होने के लिए आए हुए लोगों को एक ऑफिसर की जज्बा और जोश से भरी स्पीच सुनने के बाद उन सबको वर्दी मिलना शुरू हो जाती है। इस चल रहे सिलसिले में पॉल को भी वर्दी मिलती है, लेकिन उस वर्दी पर किसी और का नाम लिखा होता है। ये देखकर पॉल कहता है कि इस पर किसी और का नाम लिखा है, तो ऑफिसर झूठ बोलता है कि किसी को फिट नहीं हुई होगी और उस टैग को फाड़कर नीचे फेंक देता है। जबकि सच्चाई ये है कि ये सारी वर्दियां मर चुके सैनिकों की हैं और धुलाई में कुछ कुछ वर्दियों से पुराने सैनिकों के नाम के टैग्स नहीं हट पाए हैं। खुशी खुशी सब लोग वर्दी पहनकर परेड करने के बाद ट्रक में बैठकर वेस्टर्न फ्रंट पर जाते हैं। वेस्टर्न फ्रंट जो कि कीचड़ से भरा हुआ है। एक जगह पहुंचने के बाद इन लोगों को ट्रक से उतार दिया जाता है, क्योंकि फ़ौज का एक ऑफिसर बताता है कि इस समय ट्रक की ज़रूरत किसी और काम के लिए है और वहां से ट्रक में बैठे सैनिकों को वेस्टर्न फ्रंट के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। तो जैसा कि होना चाहिए, ये लोग पैदल ही जा रहे होते हैं कि रास्ते में बम के कुछ धमाके होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को गैस मास्क पहनना पड़ता है। फिर ऑफिसर बताता है कि ये नॉर्मल बम है, इस तरह के बमों में कोई ख़तरनाक गैस नहीं होती है। इस बात को पॉल नहीं सुन पाता है, जिसकी वजह से इसको शाम तक मास्क लगाए रहने की सज़ा मिलती है और वहाँ से फ़ौज की टुकड़ी दुश्मन सैनिक को मारने के लिए फ्रंट के लिए आगे बढ़ती है। जैसे तैसे ये लोग फ्रंट पर पहुँचते हैं। बारिश की वजह से फ्रंट के खंदक में पानी भर रहा है, जिसको सैनिक अपनी टोपी से लगातार बाहर फेंक रहे हैं।
इस दौरान नया आया एक लड़का कहता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसी बिल्कुल नहीं है ये जगह, मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं ठंड से। इसका जवाब देते हुए ऑफिसर कहता है कि अपने हाथ पैंट के अंदर डालो, मैं भी यही करता हूँ, और वहाँ से गर्मी लो। रात को जब पॉल अपने दोस्त के साथ ड्यूटी कर रहा होता है तो उसे उस सन्नाटे में एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ पर जब पॉल गोली चलाता है तो जवाब में एक गोली आती है और इसकी टोपी उड़ा देती है। पॉल डर जाता है कि गोली कहीं मेरे सर में तो नहीं लग गई। इसका जवाब देते हुए ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे बंदूक की चमक उनको दिख गई होगी, अब आगे से ऐसा ना करना। असली तरीका ये है कि शूट करो और आगे बढ़ो। कुछ समय बाद बमों से हमला शुरू हो जाता है, जिससे छुपकर पूरी टुकड़ी एक टेम्परेरी घर में बैठ जाती है, जिसमें से कुछ सैनिक रोने लगते हैं क्योंकि वो नए नए होते हैं। जैसा उन्होंने सोच रखा था कि हम सैनिक हो गए हैं, वहाँ पर सब कुछ बड़ा अच्छा होगा, हमारा सम्मान होगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा होता है। सब कुछ कीचड़, गंदगी और मौत से सामना हो रहा होता है। जब कुछ सैनिक रोने लगते हैं तो उसमें से कुछ रो रो कर ये कहने लगते हैं कि मुझे अपने घर जाना है। एक तो उठकर चलता भी है कि तभी एक और धमाका होता है और वो सैनिक धमाके के साथ मर जाता है। तभी ऑफिसर सबको वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। कुछ लोग निकलते भी हैं, तभी एक और धमाका होता है और पूरा टेम्परेरी घर ढह जाता है। अगले दिन जब मलबा हटाया जाता है तो कुछ लोगों के साथ पॉल भी जिंदा निकलता है। पॉल की हालत देखकर एक सिपाही इसे खाने के लिए कुछ देता है। तभी एक अफसर आकर कहता है कि जब जिंदा बच गए हो तो बैठे मत रहो, काम पर लग जाओ। और इसका काम होता है कि मरे हुए सिपाहियों के बैचेज में से आधा हिस्सा तोड़कर निकाल कर अपने पास रख ले, ताकि कितने और कौन सिपाही मर चुके हैं ये गिनने में आसानी रहे। ये अपना काम कर ही रहा होता है, तभी इसके दोस्त का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि इसका दोस्त जो इसके साथ में ही भर्ती हुआ था वो मर चुका है। पॉल उसकी लाश ढूंढने के बाद उसका बैच तोड़ते समय रोने लगता है, फिर अपने आप को संभालते हुए अपने काम पर लग जाता है। बैचेज का वो हिस्सा जो पॉल अब तक तोड़ रहा था वो ऑफिस में पहुंचता है और वहां शहीद हो चुके सैनिकों के नाम लिखे जा रहे होते हैं। नामों की लिस्ट एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के पास ले जाकर बताता है कि एक हफ्ते में हमारे 40,000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि इस हमले के बाद इन लोगों को रेस्ट के लिए रखा गया है, खाना वगैरह बनाने के लिए। पॉल अपने दोस्त कैट के साथ फ्रांस के अधिकृत क्षेत्र में घुसकर एक किसान के घर से चुपके से बत्तख पकड़ कर लाते हैं, ये कहकर कि भूख और जंग में सब जायज़ है। फिर उसको पकाकर अपने दोस्तों के साथ गाना गाते हुए खाते हैं। पॉल और उनके दोस्त मिलकर पूरी फौज के लिए खाना बना रहे होते हैं और उसी बीच में हंसी मजाक भी चल रहा होता है कि ये लोग देखते हैं कि 2 लड़कियां आती हुई दिखती हैं और इन फौजियों में से एक उन लड़कियों के साथ चला जाता है। लड़कियों के साथ जाने का मन तो अंदर ही अंदर सबके होता है, लेकिन लड़कियां 2 ही हैं और इनके पास भी और बहुत सारे काम हैं, ड्यूटी भी पूरी करनी है, तो इस चक्कर में ये लोग नहीं जाते हैं। लेकिन उसको याद करते हुए अपने अपने ड्रीम्स शेयर करने लगते हैं कि अगर जंग ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि बोरे में भरकर सैनिकों की उनके घर से चिट्ठियां आती हैं। कैट अपनी चिट्ठी लेकर पॉल के पास जाता है और उसी से पढ़वाता है, जिसमें उसकी बीबी ने उसके लिए जो भेजा है वो लिखा है, कुछ पैसे मांगे हैं, साथ ही उसको जल्दी से घर आ जाने का अनुरोध किया है। चिट्ठी के ख़त्म होने के बाद पॉल और कैट दोनों आपस में घर और परिवार के बारे में बात करते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये जंग कब ख़त्म होगी, और जब ख़त्म होगी भी तो क्या हम कभी घर पहुंच पाएंगे या नहीं। रात हो गई है, सब लोग लेटे हैं और दिन में जो दोस्त लड़कियों के साथ चला गया था वो वापस आता है। अपने साथ उस लड़की का दुपट्टा भी लेकर आता है, जिसको पॉल के अलावा और बहुत सारे साथी बारी बारी से उसको सूंघते हैं और उस लड़की की तारीफ़ में तरह तरह की बातें करते हैं कि वो लड़की गुलाब से नहाती होगी, वो लड़की दिन में 2 बार नहाती होगी, उस लड़की का बदन तो एकदम दूध की तरह था, वगैरह वगैरह। अगले दिन पॉल और कैट अपनी टुकड़ी के साथ 60 मर चुके नौजवानों की लाश ढूंढने के लिए निकलते हैं। उस दौरान सभी सैनिक
तरह तरह से अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। उसी समय एक सैनिक चिपके हुए पोस्टर से हीरोइन की तस्वीर काट लेता है। खोजते खोजते पॉल आखिर उस जगह पहुंच ही जाता है जहां एक ही हॉल में 60 लोगों की लाश पड़ी रहती है। ये लोग जहरीली गैस से मारे जाते हैं। कहानी आगे बढ़ते हुए बताती है कि जनरल ने युद्ध विराम के प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन राजनीतिक मसलों के चलते फ्रांसीसी लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं और जनरल पूरे रेजिमेंट को जो भी चल फिर सकता है उसको फ्रंट पर जाने का आदेश दे देता है। जनरल ने जो युद्ध विराम के प्रस्ताव भेजे थे उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है और युद्ध शुरू हो जाता है। पूरा रेजिमेंट लड़ने के लिए बाहर निकल पड़ता है। दुश्मन सैनिक को मारते हुए पॉल एक सेकंड के लिए रुक जाता है जब देखता है कि ये भी मेरी तरह कम उम्र का ही है। तब तक एक दूसरा सिपाही उसे गोली से मार देता है। लड़ते लड़ते फ्रांसीसियों के किचन में पहुंचकर पॉल और उसके 2 दोस्त कई दिनों के भूखे की तरह जल्दी जल्दी सब कुछ खाने लगते हैं। तभी पूरी मेज हिलने लगती है और किसी बड़े खतरे का अनुमान लगाकर ये लोग वहाँ से भागते हैं। बाहर निकलकर जब ये लोग देखते हैं कि कई सारी बड़ी बड़ी टैंक इन लोगों की तरफ लगातार बढ़ती आ रही हैं, तो ये लोग बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन टैंक तो टैंक है, इन लोगों की तरफ लगातार बढ़ता ही आ रहा होता है और टैंक से जो धमाका छूटता है वो इन लोगों के लिए तबाही का मंजर पैदा कर देता है। बीच में एक सीन जनरल का भी दिखाया जाता है, ये बताने के लिए कि जनरल कितने ऐशो आराम में है। मर रहे हैं तो सिर्फ सैनिक लोग टैंक के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब टैंक इन लोगों के ऊपर से गुजरती है वो बहुत भयानक होता है। किसी तरीके से ये लोग जैसे तैसे टैंक को ध्वस्त तो करते हैं, लेकिन तब तक उधर फ्रांसीसी सैनिक जर्मन के सैनिकों के ऊपर आग बरसाने लगते हैं। सब कुछ बहुत बीभत्स लगता है। पॉल अपने सारे दोस्तों को खो चुका है, इसलिए तेज तेज से रोने लगता है और तभी आदेश होता है कि निकलो यहाँ से, और सारा सामान समेटते हुए लोग भागना शुरू करते हैं। उधर एक आदमी कहता है कि हमें युद्ध विराम करने से सिर्फ हमारा झूठा गर्व रोक रहा है। हमारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं फैसला लेने के लिए। जितना जल्दी हो सके फैसला ले लिया जाए, क्योंकि हर पल उधर हमारा जवान शहीद हो रहा है। ये आदमी चाहता है कि युद्ध रुक जाए और राजनेताओं को लगातार कोस रहा होता है। इधर भागते भागते पॉल एक तालाब के पास गिर जाता है और जब देखता है कि दुश्मन सैनिक को मार सकता है तो चाकू से मार भी देता है। मारने के बाद जब उस दुश्मन सैनिक के मुंह से आवाज़ आ रही होती है तो उसके मुंह में मिट्टी भर देता है, और उसके बाद भी जब आवाज़ आ रही होती है और वो लगातार तड़प रहा होता है तो ये देखकर पॉल डरने लगता है। फिर कुछ सोचने के बाद उसके पास जाता है और बचाने के उद्देश्य से जल्दी जल्दी उसका मुंह साफ करके थोड़ा बहुत पानी पिलाता है। उसके घाव को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मर जाता है। पॉल मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कहते हुए रोने लगता है। उसकी जेब से पर्स निकालता है और उसमें उसके बीबी और बच्चे की तस्वीर मिलती है। ये सब कुछ देखकर पॉल इतना भयभीत हो जाता है कि लगता है अभी ये मर जाएगा। बहुत देर तक उस लाश को गले लगाए रहने के बाद पॉल वहाँ से उठता है और निकल जाता है। जनरल और उनके साथी पूरे ऐशो आराम के साथ खाना खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। जनरल बताता है कि उसके दादा और बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ी थी और उसके किस्मत में जंग लड़ना अब हुआ है जब वो 50 साल का हो गया है। ये सब कुछ बताते हुए वो अपने आप को कोस रहा होता है कि मुझे जवानी की उम्र में जंग लड़ने को क्यों नहीं मिला। खैर, इस ऑफिसर के पास ये संदेश भेजा गया कि सिग्नेचर कर दो, जर्मन सरकार ने फ्रांस की शर्त को स्वीकार कर लिया है। अंततः जंग रुक गई और सारे बचे सैनिक जश्न मना रहे हैं। जो घायल थे उनका इलाज हो रहा है। पॉल अपने उस दोस्त के पास पहुंचता है जिसका आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना था, लेकिन उसके पैर में इतना घाव है कि हो सकता है पैर काटना पड़े। इसी शंका में रहते हुए वो रो रहा है कि जब मेरे पास पैर ही नहीं रहेगा तो मैं आर्मी में ऑफिसर कैसे बन पाऊंगा। पॉल, तुम्हें कुछ देना है, ये कहते हुए वो उस लड़की का दुपट्टा निकाल कर देता है जिसके पास पॉल का एक और दोस्त रह कर आया था, जिससे ये पता चल जाता है कि वो दोस्त जो रह कर आया था वो अब नहीं रहा, मर गया है।
पॉल उस दुपट्टे को गले में बांधकर कैट के पास जाता है और इस घायल दोस्त के लिए सूप लाता है। घायल दोस्त पूछता है कि चम्मच या कांटा लाए हो, और ये लोग उसे सूप के साथ में चम्मच और कांटा भी देते हैं, और मौका पाकर वो कांटे से ही अपने आप को मार लेता है कि जब वो ऑफिसर नहीं बन पाएगा तो जीकर ही क्या करे। पॉल कैट से बताता है कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं फ्रेंच सीखूं और जंग में कभी न जाऊं, क्योंकि वहाँ जाते ही मैं मारा जाऊंगा और मुझे उन्हें गलत साबित करना था। कुछ ही हफ्तों में मैंने जंग में लड़कर ये तो साबित कर लिया कि मैं जंग में लड़ सकता हूँ, लेकिन इस जंग में जो कुछ भी हुआ उसे मैं बुरा सपना मानकर भुला भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मर गए। फिर कैट के बहुत समझाने पर पॉल लेट जाता है। फ्रांस की सरकार जर्मन की सरकार के बहुत अनुरोध करने पर उससे एक और दस्तखत करवाती है, जिसमें लिखा है कि युद्ध विराम दस्तखत करने के 6 घंटे बाद शुरू होगा, यानी 11 महीने के 11 दिन सुबह 11 बजे। युद्ध विराम होने पर कैट बहुत खुश है बाहर की शांति देखकर। पॉल कैट से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलकर हम तुम कुछ नया काम शुरू करेंगे। इस पर कैट पॉल को डांटता है कि मैं मोची हूँ, जूते ठीक करता हूँ, मेरे साथ मिलकर जूते में कील ठोकोगे? अरे तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, और नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दोनों फिर बतख चुराने वाली जगह पर पहुंच गए हैं, और इस बार अंदर पॉल जाता है। पॉल अंदर घुसकर बत्तख को निकाल ही रहा होता है, तब तक एक बच्चा आता है और वो बच्चा बाहर से दरवाज़ा बंद करके बाबा को बुलाने चला जाता है। दरवाज़ा तोड़कर पॉल भागता है, तब तक किसान आकर गोली चलाने लगते हैं। किसी तरीके से भागते हुए ये लोग बचते हैं। तभी पॉल चुरा कर लाए गए अंडे के बारे में बताता है और दोनों अंडा फोड़कर बारी बारी पी जाते हैं। इसके बाद कैट टॉयलेट करने के लिए थोड़ा अंदर जाता है, तभी किसान का बच्चा आकर उसके ऊपर बंदूक तान कर कैट के पेट में गोली मार देता है। पॉल आकर उसे पट्टी करने के लिए कहता है, लेकिन वो सिगरेट पीने की इच्छा करता है। उसके बाद उसे अपने कंधे पर उठाकर चल रहा होता है, और उसी समय फौज की टुकड़ियां लौट रही होती हैं। पॉल उनको रोकता है, लेकिन वो नशे में खुशी से चिल्लाते हुए चले जाते हैं। कैट की हालत बिगड़ती जा रही है। पॉल अपने कंधे पर लाद कर जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर कहता है कि तुमने खामखा इतनी मेहनत की, ये मर चुका है। पॉल बहुत परेशान होता है, लेकिन अगर किसी के परेशान होने से कोई जिंदा हो जाता तो फिर दुनिया में कोई मरता ही नहीं। युद्ध विराम 11 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन जनरल सबको अपने सामने बुलाकर ये बताता है कि हमारी सरकार कितनी बेवकूफ़ है कि ये युद्ध विराम चाहती है। अब आप ही लोग बताइए कि आप लोग बुजदिलों की तरह अपने गांव शहर में जाना चाहते हैं, या जंग जीतकर शेर की तरह? हम फ्रांस के सैनिकों पर तब वार करेंगे जब वो इसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। और इसी के साथ जनरल ये सवाल भी पूछ लेता है कि इस मुहिम में कौन कौन हमारे साथ है। इस सवाल के जवाब में जो सैनिक जंग लड़ने से मना करते हैं, उनको वहीं पर खड़े सैनिक गोलियों से मारने लगते हैं। जनरल के कहे अनुसार सारे सैनिक फिर से फ्रंट पर जाते हैं। फ्रांस के सैनिक आपस में बातें कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, खुश होते हैं। उसी दौरान जर्मन सैनिक उन पर हमला बोल देते हैं, तो पलटकर फ्रांस के सैनिक भी हमला बोल देते हैं। पॉल न चाहते हुए भी फिर से जंग में शामिल होता है। पॉल खंदक में कूद जाता है और मरते मरते बचता है। दुश्मन से लड़ते हुए नीचे कोठी में पहुंच जाता है, और तभी पीछे से आकर कोई चाकू भोंक देता है, जो पीठ से लेकर सीने तक आर पार हो जाती है। फिर भी बहुत हिम्मत करके पॉल वहाँ से बाहर निकलता है और बहुत सारी चीज़ें देखता है, जैसे आखिरी समय में आदमी देखता है। 11 बज चुके हैं, युद्ध विराम शुरू हो जाता है। ऑफिसर आकर एक नए लड़के से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ऑफिसर उस जवान के हाँ कहने पर उसे पोटली दे देता है और कहता है काम पर लग जाओ। वो वही काम करने लगता है जो कुछ समय पहले पॉल कर रहा था। बैचेस तोड़ते हुए वो पॉल के पास भी पहुंचता है। पॉल मर चुका है। पॉल के हाथ से दुपट्टा लेकर नया जवान अपने गले में लपेट लेता है। पॉल बहुत देर तक दिखता रहता है। शुरुआत में सबसे पहले, फिर पॉल के बाद में इस बच्चे को दिखाकर फिल्म ये कहना चाह रही होती है
कि इसी तरीके से जंग में तमाम बच्चे आते जाते रहते हैं। फिल्म प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ लिखते हुए ख़त्म होती है कि अक्टूबर 1914 में हमले के बाद पश्चिमी फ्रंट पर स्थितीय युद्ध शुरू हो गया। नवंबर 1918 में युद्ध खत्म होने तक फ्रंट लाइन आगे बढ़ ही नहीं पाया था। केवल 100 मीटर आगे बढ़ने की कोशिश में 30 लाख से अधिक सिपाही यहाँ शहीद हुए। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1,70,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एरिच मारिया के नोवेल पर आधारित है, जिसको स्क्रीन प्ले 3 लोगों ने मिलकर बनाया, एडवर्ड लेस्ले, एन स्टोकेल, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया एडवर्ड बर्जर ने। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।